डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने क्रॉनिक रीनल फेलियर के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी को देखा था। सीआरएफ पार्ट 2 के अंदर हमने क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन को देखा। अब सीआरएफ पार्ट 3 के अंदर हम क्रॉनिक रीनल फेलियर के मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। मेरा नाम है पीयूष कुमार जैन और आज अपन देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर 3 फेज रहते हैं, राइट। फर्स्ट में पेशेंट ओलिगोयूरिक फेज में रहता है, फिर उसके अंदर जैसे जैसे डायूरेसिस प्रोसेस हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, डायूरेसिस फॉर्म में आता है तो सेकंड फेज आ जाता है डायूरेटिक फेज, जिसके अंदर हमको क्या मैनेजमेंट करना है। और लास्ट में पेशेंट रिकवरी फेज में जब आ जाता है तब हमें क्या मैनेजमेंट करना है। तीनों को हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट ओलिगोयूरिक फेज रहता है, जिसके अंदर किडनी के फेल होने की वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम होता है और यूरिन फॉर्मेशन 500 ml से भी कम होता है, तो इस कंडीशन को अपन ओलिगोयूरिया कहते हैं। 500 ml मीन्स 500 ml प्रतिदिन, पर डे 500 ml मीन्स आधा लीटर यूरिन भी वो प्रतिदिन नहीं कर पाता है। उसकी किडनीज जो है वो पर डे आधा लीटर यूरिन भी नहीं बना पा रही है, राइट। हाफ लीटर यूरिन भी नहीं बना पा रही है, तो इसको अपन ओलिगोयूरिया कहते हैं। और यदि पर आवर के अकॉर्डिंग अपन काउंट करें तो लेस देन 30 ml पर आवर यदि यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो ओलिगोयूरिया कहलाता है। और इस ओलिगोयूरिया वाले फेज के अंदर अपन को क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। तो पहला हम ट्रीटमेंट करेंगे कि ओलिगोयूरिया का ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट हमारा जो रहता है कि हम जो ये कंडीशन है, इस ओलिगोयूरिया वाले कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर, राइट। क्या कहेंगे कंडीशन को? ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर। इस कंडीशन में ओलिगोयूरिया है, रीनल फेलियर है और ओलिगोयूरिया है, लेकिन हम कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे कि उनका यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। तो उस मेडिसिन को हम कहेंगे ओलिगोयूरिया को क्या कर रहा है, ये नॉन ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट करने वाला एजेंट है, राइट। ये एक ऐसा एजेंट है जिसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे हम देते हैं लो डोज ऑफ द डोपामिन, लो डोज ऑफ डोपामिन। डोपामिन का लो डोज देने से क्या होगा, रीनल फेलियर जो है ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर को नॉन ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लो डोज ऑफ डोपामिन। डोपामिन देने से ओलिगोयूरिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन रीनल फेलियर तो अभी प्रेजेंट है, इसलिए ये ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर को नॉन ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, रीनल फेल होने से, किडनी फेल होने से फास्फोरस बढ़ जाता है, राइट। और फास्फोरस बढ़ने की वजह से हाइपर फास्फेटेमिया की कंडीशन बनती है। तो जब ये फास्फोरस बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो हम फास्फेट बाइंडिंग एजेंट देंगे। क्या देंगे? फास्फेट बाइंडिंग एजेंट्स देते हैं। और फास्फेट बाइंडिंग एजेंट्स क्या करेंगे? फ्रीली जो फास्फेट घूम रहा है ब्लड सर्कुलेशन में उसको बाइंड कर देगा और वेस्ट में डिस्कार्ड कर देगा। तो फास्फेट बाइंडिंग एजेंट हम यहाँ पर देते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया। यदि किडनी के फेल होने की वजह से यदि पोटेशियम बढ़ जाए, तो आप सभी को पता है कि पोटेशियम जब भी बढ़ता है तो हम ग्लूकोज विथ इंसुलिन के साथ या इंसुलिन विथ ग्लूकोज के साथ हम देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा। दूसरा इसका ऑप्शन ये भी है कि हम हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं या कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो गया, तो कैल्शियम को हम पूरा करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, राइट। ये ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद किडनी के फेल होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसकी वजह से होता है? किडनी के फेल होने की वजह से। जब किडनी फेल हुई थी और HCO3 कम पड़ गया था, राइट। HCO3 क्या हो गया था? कम हो गया था। तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे? HCO3 देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट देने से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, HCO3, और HCO3 देने से बॉडी में क्या होगा, जो एसिडोसिस है वो नॉर्मल हो जाएगा, और यदि हम ज्यादा दे देते हैं तो वो फिर वो एल्केलोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किडनी के फेल होने से हाइपरटेंशन हुआ था, और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं ACE इनहिबिटर्स। क्या देंगे, ACE इनहिबिटर्स। फार्माकोलॉजी में आप सभी ने पढ़ा होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। यदि हम दे देंगे तो जो RAS सिस्टम जो था, RAS सिस्टम जो बीपी बढ़ाता है, उस सिस्टम को चलाने वाला एंजाइम कौन सा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यदि इसको हम इनहिबिट कर देंगे तो हाइपरटेंशन में रिलीफ मिलेगा। इसके बाद पल्मोनरी एडिमा के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो पल्मोनरी एडिमा के लिए हम करेंगे रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड को हम क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक हमको कम करवा देना है। पेशेंट ज्यादा पानी नहीं पी, और जो हम इंट्रावीनसली फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो भी अंडर कंट्रोल में रहे, पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए। सेल्फ रेस्ट्रिक्शन और दूसरा साल्ट रेस्ट्रिक्शन हम यहाँ पर देते हैं, क्योंकि सोडियम भी यहाँ पर एक्सेसिव हो गया है, तो साल्ट NaCl रेस्ट्रिक्शन। नमक नहीं लेना है, किडनी वाले पेशेंट को नमक नहीं लेना है, अत्यधिक पानी नहीं पीना है। और किडनी फेल होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन डाउन होता है, जो एनीमिया होता है, इसके लिए हम आयरन सप्लीमेंट, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स हम यहाँ पर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, हम उनको मेडिसिन दे सकते हैं। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, जिसके अंदर ओलिगोयूरिया फेज में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब पर्सन रिकवर होगा, ओलिगोयूरिया का हम जब डोज चला रहे, धीरे धीरे इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन जब स्टार्ट होगा, पर पेशेंट जब रिकवर होंगे तो रिकवरी के टाइम पर सेकेंड फेज आता है डायूरेटिक। इसमें डायूरेसिस होता है, और पर्सन को इतना डायूरेसिस होता है कि मोर देन 3500 ml प्रतिदिन, 3.5 लीटर से भी ज्यादा अमाउंट क्या हो जाएगा, यूरिन बनकर बाहर निकल जाता है। इस समय पेशेंट को डिहाइड्रेशन की रिस्क रहती है। पेशेंट को क्या रिस्क रहती है, डिहाइड्रेशन की रिस्क रहती है। तो डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या करना है, देना है। किसको देना है, पेशेंट को। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो मेडिसिन चलाई थी उससे पेशेंट के अंदर एकदम से इंप्रूवमेंट आया, और यदि ऐसी कंडीशन बन जाए कि वो 3.5 लीटर जो यूरिन फॉर्मेशन पर डे करता है या इससे ज्यादा करता है, तो वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा सकता है। उससे बचाने के लिए हमको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर देना है। तो डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट इस तरह से हम कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा फेज रहता है, रिकवरी फेज, इसके अंदर क्या होता है, हमको पेशेंट की रीनल फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करना है, क्योंकि जो भी ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ गया था, वो अब वापस नॉर्मल हुआ है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। और ये यूजुअली 7 to 20 डेज के अंदर ये रिकवरी फेज आ जाता है। रिकवरी फेज कितने में आता है, 70 to 20 डेज। यदि डिजीज कंडीशन सीवियर नहीं है तो पर्सन ओलिगोयूरिक फेज से डायूरेटिक फेज में आता है, डायूरेटिक फेज से रिकवरी फेज में आकर रिकवर हो जाता है। और यदि परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस है, इरिवर्सिबल डैमेज है, तो उसके लिए फिर हमारे मैनेजमेंट सर्जिकल में भी जाते हैं। और वो सर्जिकल मैनेजमेंट जो है हमारे, वो है ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। रीनल ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग क्लास लेने की जरूरत होती है। और दूसरा इसके अंदर जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डायलाइसिस एक मोस्ट कॉमनली और सीवियरेस्ट जब कंडीशन होती है, तो डायलाइसिस एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर जितने भी यूरिया, यूरिक एसिड वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी बन रहे हैं, उन सबको आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो मैं डायलाइसिस को आपके सामने छोटा सा डायग्राम बना देना चाहूँ।
ताकि अपना मैनेजमेंट पोर्शन यहीं पर कंप्लीट हो जाए। तो आई होप कि आपको ये ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर या किडनी डैमेज या किडनी फेल के अंदर आपने जो डायलिसिस नाम से जो वर्ड सुना है उसमें एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सपोज ये पर्सन है, ये पर्सन की बॉडी है और पर्सन की बॉडी के अंदर जो आर्टरी और वेन्स यहाँ पर रहती है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आर्टरी और वेन के बीच में फिस्टुला बनाया जाता है ताकि यहाँ पर दोनों के बीच में प्रेशर इक्वल हो जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके ब्लड को लेते हैं और ब्लड को लेने के बाद इसको क्या करते हैं, हम मशीन से कनेक्ट करते हैं जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, डायलाइजर या डायलिसिस मशीन के नाम से जानते हैं। अब ये ब्लड जो आता है, एक तरफ से ब्लड आता है, पंप होता है, यहाँ पर पंप रहता है, एक सर्कुलेटरी चैम्बर रहता है जहाँ पे सर्कुलेटरी मूवमेंट होने से ब्लड पंपिंग होता है। एक हिपेरिन सेगमेंट रहता है जिसके अंदर हिपेरिन रिलीज होता है ब्लड क्लॉट ना हो उसके लिए, और फिर ये जाता है फिर फिल्टर्स के अंदर जाता है, राइट, डायलाइजर के अंदर जाता है और इसके अंदर डायलिसिस सॉल्यूशन भी रहता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन का पूरा इसमें फैसिलिटी रहती है और यही ब्लड वापस घूम के आता है और आपके बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर ये वापस क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है। तो पेशेंट की बॉडी को कैसे ब्लड लिया जाता है और ये ब्लड प्यूरिफाई होकर वापस पेशेंट की बॉडी में रिप्लेस हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म, ये सेम मैकेनिज्म जो है वो यदि किडनी में भी सेम मैकेनिज्म होता है लेकिन वो नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, तो इसको हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं। डायलिसिस मशीन का नाम डायलिसिस है, प्रोसीजर का नाम डायलिसिस है, ठीक है, डायलिसिस मशीन डायलिसिस प्रोसीजर का नाम है। और ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जब जब भी ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और मेडिसिन से प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा है और एक्सट्रीम लेवल पर जब चीज़ें बढ़ गई हैं तो तब पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और ये जब तक डिजीज चलती है तब तक ये इस मशीन को हम यूज़ करते हैं। इसके भी अपने कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं, राइट। और जो किडनी पेशेंट है वो यदि चेंजेस इरिवर्सिबल हुए हैं तो ये लाइफ टाइम भी किडनी डिजीज रहती है और लाइफ टाइम पर्सन को मेडिसिन, सपोर्टिव थेरेपी और सर्जरी की नीड भी पड़ सकती है। ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हमारे पिछले वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो नहीं देखे हो, क्रॉनिक रीनल फेलियर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो को देखें। पिछली क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ये मैनेजमेंट के बारे में आपको समझा दिया है। अब चूंकि आप नर्सिंग के भी स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट, राइट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं, आपको एक बार शॉर्ट करके ड्रॉ लाइन समझा दे रहा हूँ। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट बन सकता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या इम्बैलेंस, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम जो किडनी के फेल होने की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो सकता है, या तो ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा या डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये हमको असिस्ट करना है, इसके लिए इंटरवेंशन क्या होंगे, इनटेक आउटपुट को मॉनिटरिंग करना है, राइट। पेशेंट की डाइट में जो फ्लूइड है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, यदि एक्सेसिव फ्लूइड है तो उसका यूरिनेशन का इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करना, ये सारा इसमें रहेगा। सेकंड है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि पेशेंट को नोजिया, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में CRF पार्ट 2 के अंदर बताया था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, नोजिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम आते हैं। तो एनोरेक्सिया होने की वजह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस लेस देन, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट के से भी नीचे डाउन हो जाना न्यूट्रिशनल स्टेटस का, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी में क्या होगा, मैंने आपको बताया था स्किन पर यूरिया क्रिस्टल का क्या हो जाना, डिपोजिशन हो जाना, प्रोराइटस, इचिंग, सीवियर इचिंग वगैरह हो जाती है। हमारे स्किन के जस्ट नीचे यूरिया जो है वो डिपोजिट होता रहता है और जो ऊपर आता रहता है, राइट, एक्सक्रीट होने के लिए। तो स्किन की इंटीग्रिटी है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन, GI सिस्टम से
रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन और रिस्क फॉर इंजुरी के भी यहाँ पर चांसेस रहते हैं। किडनी के अंदर जो इंजुरी के रिस्क रहते हैं। दूसरा क्या है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड यदि बढ़ गया है तो ये न्यूरॉन्स को इरिटेट करेगा, पर्सन का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डाउन हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। सारा मैंने पिछली क्लास में क्लिनिकल फीचर में बताया है और उसी कारण से पेशेंट को रिस्क ऑफ इंजुरी के चांस भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें, पिछली मेरी सारी क्लासेस देखें और आपको यदि किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर भी क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेरा अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हैं। और ये है मेरा फ़ोन नंबर, राइट, पीयूष कुमार जैन, डियर नर्सिंग स्टाफ, मिस्टर पीके के नाम से ये चैनल है। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और ऑल द बेस्ट।